माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय सांसद श्रीमती अमी याज्ञनिक द्वारा प्रस्तुत संकल्प के संदर्भ में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो विषय उन्होंने सदन में रखा है बहुत ही सामयिक है, प्रासंगिक है और संवेदनशील है। आज हम सब लोग पर्यावरण की समस्या के संदर्भ में चिंतित हैं। अभी थोड़ा बहुत हमारे आसपास का वातावरण जीने लायक है, लेकिन समय रहते अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि मानव मात्र का जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। मैं इस विषय पर मैं अपनी बात आपसे साझा करूं उससे पहले अपने जीवन के 3 प्रसंगों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस विषय की संवेदनशीलता मुझे इतना अधिक झकझोरती है क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये 3 प्रसंग घटित हुए हैं। पहला प्रसंग तो कोरोना का है। पूरी मानवता परेशान रही है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में हमसे बिछड़ गए। कोरोना महामारी स्वास्थ्य पर आधारित थी, ऑक्सीजन पर आधारित थी, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो ऑक्सीजन का संकट खड़ा होगा। एक कोरोना जाएगा तो दूसरा कोरोना आएगा, नया रूप बदल कर आएगा और अंत में समूची मानवता को निगल जाएगा। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। मेरे जीवन का जो दूसरा प्रसंग है, आज से 2 वर्ष पूर्व कामकोचपीठ के शंकराचार्य परम श्रद्धेय आदरणीय जिनके चरणों में मैं प्रणाम, मुझे दक्षिण भारत में बुलाया था और कावेरी नदी के दर्शन कराया था। उन्होंने कावेरी स्नान के लिए मुझे बुलाया था। उनके कथन के अनुसार जिस तिथि पर मुझे आमंत्रित उन्होंने किया था वो बहुत दुर्लभ तिथि थी। 5-1 वर्षों में एक आध बार ऐसी तिथि इस कैलेंडर में आती है। और जब मैं कावेरी स्नान के लिए उपस्थित हुआ तो मैं ढूंढ रहा था नदी कहां पर है। पूरी तरीके से कावेरी नदी मृत हो चुकी थी, पानी की एक बूंद नहीं थी। कावेरी स्नान करने वाले लोग कावेरी नदी के अंदर ही कुछ कुएं बनाकर और मग्गों से स्नान कर रहे थे और नदी स्नान का पूर्ण लाभ उठा रहे थे। यह दृश्य मुझे झकझोरने वाला था, मुझे पीड़ा देने वाला था। और तीसरा प्रसंग है मेरे गृह जिले सीधी और सिंगरौली का। सिंगरौली हमारा आज भी आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिले होने के नाते अभी भी वहां पर अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की समस्याएं बनी हुई हैं, बुनियादी जरूरतें बनी हुई हैं। मैं जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूं आज से लगभग 25-30 साल वर्ष पुराना प्रसंग है। मैं युवा अवस्था में ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त का मौसम होगा, उस समय आवागमन के भी साधन कठिन थे, रोड रास्ते का भी अभाव था। और बरसात के मौसम में ऐसे स्थानों पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पीने के पानी की होती है। और सिंगरौली जिले में एक गांव है दुधमनिया। उस गांव में पानी के संकट के कारण, साफ पानी न उपलब्ध होने के कारण
गंदे नाले का पानी पीने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी एक साथ। हम लोग वहां पर पहुंचे थे, उस समय जो गांव का परिदृश्य था, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था, पूरा गांव वेदना में डूबा हुआ था। इस घटना ने भी मुझे बड़ा आंदोलित किया और प्रभावित किया। इसलिए जिस विषय को कंक्लूड करें। आदरणीय याग्निक जी ने उठाया है, मैं उस विषय की संवेदनशीलता से परिचित भी हूं और सहमत भी हूं। भारत हमेशा पर्यावरण के मुद्दों के संदर्भ में हमेशा गंभीर रहा है, और जब भी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में कोई संधि हुई, कोई चर्चा हुई, कोई समझौता हुआ, भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे वो जिनेवा का समझौता हो, चाहे क्योटो में जो प्रोटोकॉल कन्वेंशन हुई हो, पेरिस समझौता है, और अभी हाल में ग्लासगो समझौता है। भारत ने न केवल भाग लिया बल्कि अग्रणी भूमिका निभाई और विश्व को मार्गदर्शन दिया है, और पूरी ताकत के साथ मार्गदर्शन दिया है। यद्यपि जो आंकड़े संकल्प में प्रस्तुत किए गए, उस आंकड़ों से भारत की स्थिति बड़ी भयावह दिखाई देती है, लेकिन हम वैश्विक मापदंड पर अगर भारत को आंकें तो अभी दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो पर्यावरण को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज्यादा प्रदूषित हैं। भारत में जो आबादी निवास करती है वो दुनिया की लगभग 17% आबादी निवास करती है, और भारत का दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में हिस्सा है वो इसी परिमाण में होना चाहिए। लेकिन कार्बन स्पेस 2C के लिए जो भारत का वर्तमान में योगदान है वो मात्र 1.2% है, और कार्बन 15C के लिए जो कार्बन स्पेस होना चाहिए वो वर्तमान में 1.8% है। और आबादी के अनुसार अगर भारत की हिस्सेदारी को हम आंकें तो यह क्रमशः 17% और 15% होना चाहिए। तो इस लिहाज से दुनिया के पर्यावरण के दृष्टि से भारत का योगदान इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूं क्यों हमको पर्यावरण के संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में उपाय नहीं करने चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में आवश्यक कदम नहीं उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाने चाहिए, और याग्निक जी ने सही समय पर घंटी बजाई है। मैं सदन में इस बात को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण का जो सीधे संबंध है वो हमारी जीवन शैली से है। हमारी जीवन शैली जैसी होगी उसका वैसे ही पर्यावरण पे असर पड़ेगा। अगर हमारी जीवन शैली विलासी होगी, भोग प्रधान जीवन शैली होगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अधिक से अधिक सुविधाओं को उपभोग करेंगे और बदले में पर्यावरण को प्रदूषण ही देंगे। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल होगी, प्रकृति से सामने बैठाकर अगर हम जीवन जिएंगे, तो प्रकृति में हमारा प्रदूषण का जो योगदान होगा वो बहुत न्यून होगा, बहुत कम होगा। हमारी केंद्रीय सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को बहुत कुशलता पूर्वक कर रही है। यह बड़ा नाजुक संतुलन है। एक तरफ विकास की मांग है कि विकास हो, देश आगे बढ़े, दूसरी तरफ आर्थिक संदर्भों में भी विकास को देखा जाता है। हम सबका सपना है कि हम दुनिया की 5
बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में भारत का भी नाम देखें, भारत शुमार हो। और तीसरी तरफ हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से विकास करेंगे, भौतिक दृष्टि से विकास करेंगे, तो पर्यावरण का नुकसान होगा। और पर्यावरण की चिंता करेंगे तो विकास की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे, आर्थिक दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। तो इसके बीच में हमको साम्य बैठाना पड़ेगा और संतुलन बैठाना पड़ेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से इन विषयों का अध्ययन किया है और भारत की जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आदरणीय मोदी जी ने भारत को संदेश देने के लिए स्वच्छता मिशन लागू किया और स्वयं भारतीयों को संदेश देने के लिए झाड़ू थामी। झाड़ू थामने के पीछे जो उनका संदेश था, वो संदेश ये था कि हम व्यक्तिगत जीवन शैली में चाहे जितने भी साफ सुथरे तरीके से अपना जीवन यापन करें, लेकिन जो हमारा सामाजिक सरोकार है, उस सामाजिक सरोकारों से हमको जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से हम जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, नगर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उसकी भी साफ सफाई पर हम चिंता करें। और उसके लिए हमको केवल दूसरों का मुंह ताकना नहीं है, अपने से ही प्रारंभ करना है। यहां उज्ज्वला गैस की बात हुई है। उज्ज्वला गैस प्रथम दृष्टया तो बड़ी साधारण योजना लगती है और लगता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। महिलाओं के जो स्वास्थ्य है, आंखें हैं, उनको सुविधा देने के लिए ये योजना लागू की गई है। लेकिन उज्ज्वला योजना पर्यावरण से भी जुड़ी हुई योजना है। आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैसें वितरित हो गई हैं। इसी का असर है कि आज पूरे देश में जो वनीकरण है उसकी संख्या बढ़ी है, उसका परिक्षेत्र बढ़ा है। ऑनरेबल मेंबर, जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी है। बहुत सारे विषय हमारे पूर्व सदस्यों ने आपके समक्ष रख दिए हैं। मैं आदरणीय अमी याग्निक जी से कहना चाहूंगा कि जो संकल्प है उसके पूर्वार्ध से तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जिन विषयों को आपने उठाया है वो स्वागत योग्य है, उनसे असहमत होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन संकल्प का जो उत्तरार्ध है, जिसमें आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात की है, उससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हमारा यह सदन बड़ा सक्षम मंच है। जब हम आज इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, तो जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी ऐसी चुनौती खड़ी होगी, तब भी हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और निदान के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय समितियों का भी प्रावधान है। उन संसदीय समितियों में भी सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है। वहां पर भी अच्छी खासी चर्चा होती है, सभी दृष्टिकोण सामने आते हैं और उसके आधार पर भी हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। मनोज झा जी ने, हमारे एक दो मित्रों ने मानसिक पर्यावरण की भी चर्चा किया। मैं भी उनके बात में हाँ मिलाता हूं कि बिल्कुल आप मानसिक पर्यावरण की जो चर्चा कर रहे हैं उसको जरा ठीक करिए उसको, क्योंकि ये सदन जो है इस टेबल पर कूद कर नाचने का सदन नहीं है। इसके लिए आपको नहीं भेजा गया। जो पेपर फाड़कर आप महासचिव के चेहरे पर उछालते हैं, जो आसंदी के ओर फेंकते हैं, वो भी पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है, बौद्धिक दिवालियापन है, बौद्धिक प्रदूषण है। हमारी बहन अगर इतना प्रदूषण के बारे में चिंतित है तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपने साथियों को समझाइए, कि यह सदन हुड़दंग मचाने का मंच नहीं है, यह सदन चर्चा करने का मंच है और चर्चा के माध्यम से भारत के भविष्य को तय करने का मंच है, भारत की समस्याओं का निदान करने का मंच है, भारत की आवश्यकताओं को चिन्हित करने का मंच है और पूरे भारत को संवेद लेकर आगे बढ़ने का मंच है। जिस दिन आप अपने साथियों को समझाने में सफल होंगी,
तो मैं समझता हूं कि सदन का भी प्रदूषण दूर होगा और सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से भारत का भी प्रदूषण दूर होगा और विश्व का भी प्रदूषण दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।